हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप लोग सब लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है उसको कवर करें। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं बेटे, ताकि सभी आप लोग क्लास ज्वाइन करो। उसके बाद जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमने अपना जो टॉपिक ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी है उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, और हमने नू नाटक यानी कि कुछ आपके इरोजनल जो लैंड फॉर्म्स है वो कवर किए हैं। तो अब कुछ आपको इरोजनल लैंड फॉर्म के बाद हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म भी पढ़ेंगे। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये नू नाटक पढ़ाया था। नू नाटक क्या होता है ना? नू नाटक बताया था ना, ये छोटा सा। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये क्रैग एंड टेल क्या होता है, यानी कि क्रैग और पूंछ क्या होता है। क्रैग एंड टेल आपको पढ़ना है। ओके, तो आपका क्रैग एंड टेल क्या होता है ये हम बहुत ही इजी सा है। आपको इसका नाम ही बेशक से डिफिकल्ट है, पूंछ से समझ रहे हो क्या होता है। तो क्रैग एंड टेल में क्या होता है आपका, देखो बताती हूँ। जैसे ये आपका पहले कोई रोक थी, ये आपकी कोई रोक है, ठीक है, ये कोई रोक है। क्रैग एंड टेल कैसे बनेगा? देखो, ये क्रैग एंड कोई भी आपका जैसे कोई पुराना जो वोल्केनो का जो प्लग हो सकता है, डॉट हो सकती है, वो हो सकता है, या आपका जैसे वोल्केनो का मैंने बताया था ना, ये ऐसे कोई प्लग हो सकती है, ऐसे कोई डार्ट हो सकती है। तो अब क्या है, आपका ग्लेशियर कैसे चढ़ता है? यहाँ से इधर की तरफ से। ग्लेशियर की मूवमेंट कैसे, इसकी डायरेक्शन याद रखना। ग्लेशियर मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जब ग्लेशियर इस रॉक के ऊपर चढ़ेगा तो क्या करेगा, क्या होगा, आपका जिस साइड से ग्लेशियर चढ़ रहा है ना वो स्लोप होगा स्टीप स्लोप, यानी कि बहुत खड़ा ढाल होगा। और जब खड़ा ढाल होगा तो इसका इरोजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, ये होगा आपका क्रैग। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रैग। और जो जब आपका ये ग्लेशियर इधर की तरफ मुड़ेगा या नीचे उतरेगा तो ये कैसा स्लोप बनेगा, जेंटल स्लोप बनेगा। यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ये एक पूंछ जैसी लगेगी। ठीक है, एक पूंछ जैसे आपका जो मटेरियल है ना उसका डिपोजिशन हो जाएगा। इसको बोला जाता है आपका क्रैग एंड टेल। दोबारा से बता देती हूँ, क्रैग एंड टेल क्या है। ये आपका कोई रोक है, ठीक है, और इधर से आपका जो ग्लेशियर है वो कैसे मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है ग्लेशियर की। और जिस तरफ से आपका जो ग्लेशियर है वो रॉक के ऊपर चढ़ेगा, वहां पे वो जो स्लोप होगा, कैसा स्लोप होगा, खड़ा स्लोप होगा। कैसा होगा, स्टीप स्लोप होगा। जब स्टीप स्लोप होगा तो इस स्लोप का जब ये ग्लेशियर ऊपर चढ़ेगा ना तो बहुत इरोजन करेगा। कैसे इरोजन करेगा, यहाँ के जो कुछ मिट्टी है या कुछ पत्थर है उसको उखाड़ देगा, प्लकिंग करेगा, एब्रेशन करेगा, यानी कि ग्लेशियर घिसट घिसट के इस दीवार से भी क्या करेगा, इरोजन करेगा। ठीक है, तो ये तो होगा आपका क्रैग।
और जिस साइड ये आपका उतरेगा नीचे, वहां पे आपका क्या होगा, डिपोजिशन होगा, मटेरियल का डिपोजिशन होगा, और एक पूंछ जैसी आपका क्या है, एक पूंछ सी बन जाएगी इस मटेरियल की, यानी कि जो मटेरियल है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा एक लाइन में। तो इसको बोला गया है आपका क्रैग एंड टेल। ठीक है, जो आपका पूंछ बनेगी उसका स्लोप होगा स्टीप, स्टीप नहीं, जो आपकी पूंछ बनेगी उसका स्लोप होगा जेंटल, और जो आपका क्रैग होगा उसका स्लोप कैसा होगा, स्टीप स्लोप। तो देखो, एक पेक्यूलियर लैंडफॉर्म, पेक्यूलियर लैंडफॉर्म का मतलब होता है उबड़ खाबड़ लैंडफॉर्म होगा, ठीक है, और जिसका वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या होगा, इरोजन होगा। आपका जो स्टीप अप ग्लेशियल साइलैंड एंड आपकी जो पूंछ जैसी आकृति है वो बनेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका क्रैग एंड टेल। और इस तरह के जो लैंड फॉर्म है वो कहाँ पे बनते हैं, जैसे आपका कोई पुराना ओल्ड वोल्केनिक या कोई बेसाल्ट का प्लग हो गया, तो वहां पे आपका बनता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो आपका मटेरियल होता है या ऐसे आपके जो डार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन ग्लेशियर के रास्ते में विरोध का क्या करते हैं, इन ग्लेशियर के रास्ते में बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। तो ये ग्लेशियर जब इसके ऊपर चढ़ता है तो इधर की साइड इरोजन करेगा और इधर की साइड डिपोजिशन करेगा। तो ये होता है आपका क्रैग एंड टेल। क्रैग और पूंछ एक अनोखी भू आकृति है जिसमें ऊर्ध्वाधर अपरदित खड़ी उपहिमनदीय भुजा और निचली ऊंचाई वाली पूंछ जैसी उपस्थिति होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्रैग एंड टेल। और इस तरह की भू आकृति कहाँ बनती है, कोई पुराना वोल्केनिक या बेसाल्ट प्लग है उस पर विकसित होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी कोई रोग है ये क्या करेगी, एक प्रतिरोधी क्या है, एक रेजिस्टेंट या एक बैरियर के रूप में काम करेगी, और आपका क्या बनेगा, क्रैग एंड टेल बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आपके वोल्केनिक प्लग है ये क्या करेंगे, ये रुकावट पैदा करेंगे किसकी डायरेक्शन में, जो आपकी आइस है, हिम नदी है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो साइड आपके ग्लेशियर की तरफ है, यानी कि ये साइड ग्लेशियर की तरफ है, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बिकम स्टीप, ठीक है। और क्यों क्यों होगा स्टीप, तीव्र ढाल के हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन ज्यादा होगा, इसको बोला जाता है क्रैक। और दूसरी साइड पे जहां पे आपका ग्लेशियर नीचे उतरेगा वहां पे आपका जेंटल स्लोप होगा, वो एक पूंछ जैसी आकृति बन जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका क्रैग एंड टेल। हिंदी में देख लो कि ये जो ज्वालामुखी प्लग है, ये ज्वालामुखी प्लग हिमानी बर्फ के प्रवाह की दिशा में प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और इसलिए जिस दिशा से बर्फ आती है उस दिशा का सामना करने वाला भाग कटाव के कारण खड़ा हो जाता है और इसे क्रैग कहा जाता है। और दूसरा पक्ष जहां पे आपका ये हिम नदी उतरती है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी कि हल्की ढलान वाला हो जाता है, और उसे पूंछ कहते हैं। तो बेटे ये क्रैग एंड टेल आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखो, यहाँ से आपका चढ़ता है, ये आपकी कोई रोक है, ये कोई आपका पुराना ओल्ड रोक हो सकता है, कोई वोल्केनिक रोक हो सकती है, तो ये रुकावट पैदा करता है हिम नदी के रास्ते में, ठीक है। देखो, ग्लेशियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बेटे कि उसमें आपकी बर्फ ही होती है, उसमें आपका थोड़ा बहुत पानी भी होता है, और उस पानी की भी मूवमेंट होती है। अभी हम है ना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी लास्ट में कि ग्लेशियर में कैसे मूवमेंट होती है, वो पानी कैसे इरोजन करता है, ठीक है। तो देखो, ये आप पे चढ़ा, ये सामने वाला पार्ट क्या हो गया, इसको तो बोला गया है क्रेग, और ये देखो ये लंबी एक पूंछ जैसी बन गया, इसको बोला गया है टेल। और ये रास्ते में क्या है, आपकी रुकावट या कोई बैरियर है, ठीक है। आया ये डायग्राम समझ में, क्रैग एंड टेल। देखो फ्लो डायरेक्शन कैसी है, याद रखना, फ्लो डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ये सामने वाला जिस साइड से आपका हिम नदी चढ़ा था उसका इरोजन ज्यादा और वो स्टीप स्लोप है, और जहां पे उतरा वो क्या है, वो जेंटल स्लोप है। ये होता है आपका क्रैग एंड टेल। अब जो आप अगला पढ़ोगे ना, शिप लाइक स्ट्रक्चर या रोश मुटोने, वो इसका अपोजिट है, सेम है दोनों, लेकिन बस इनकी डायरेक्शन में चेंज है। आपका जो क्रैग एंड टेल है वो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट कर रहा है, जबकि आपका रोश मुटोने देखो अब कैसे करता है। अब है आपका रोश मुटोने, ठीक है।
देखो ये रोश मुटोने भी, इसके डायग्राम से समझो। आपके रोश मुटोने में क्या होता है, इस रोश मुटोने के होना शिप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि भेड़ की आकृति का भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है इसको देखे कि कोई भेड़ अपनी पीठ ऊपर करके बैठा है, इसलिए इसको रोश मुटोने भी बोला जाता है, या शिप लाइक स्ट्रक्चर भी, यानी कि भेड़िए के भेड़ जैसा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी देखो ग्लेशियल की डायरेक्शन, आपका ग्लेशियर की डायरेक्शन कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट ही है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है, जहां से आपका ग्लेशियर चढ़ेगा उस साइड कैसा स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा। देखो यहाँ पे इरोजन कम होगा और जेंटल स्लोप है, ठीक है। और लेकिन जहां पे ये नीचे की तरफ उतरेगा वहां पे स्टीप स्लोप है, वहां पे इरोजन भी ज्यादा होगा। एब्रेशन, देखो एब्रेशन की वजह से इरोजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये चीजें देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्रेशन, और यहाँ पे आपका क्या है, प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, उत्पाटन, उखाड़ देना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला जिस साइड से चढ़ता है वहां पे तो आपका जो स्लोप है वो कैसा है, जेंटल स्लोप है, हल्का स्लोप है। लेकिन जहां पे उतरता है वहां पे कैसा स्लोप बनेगा, स्टीप स्लोप बनेगा, और इसको बोला जाता है आपका रोश मुटोने, ठीक है। देखो रोश मुटोने सुव्यवस्थित असमित पहाड़ियां टीले हैं जिनका एक तरफ हल्की ढलान के साथ आसानी से ढाला जाता है और दूसरी तरफ खड़ी और टेढ़ी मेढ़ी ढलान होती है, जो कि मैंने आपको बताया। और जो रोश मुटोने शब्द है, रोश मुटोने शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1804 में आपके डी सोसर द्वारा किया गया था। उन्होंने, डी सोसर ने क्या बोला, डी सोसर ने लेटे हुए भेड़ के समान क्या है ये बताया, लेटे हुए भेड़ के समान जैसे इसकी आकृति बताई, ठीक है। ये कहते हैं बर्फ जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके द्वारा घर्षण होता है और पॉलिशिंग के माध्यम से क्या होता है, जो आपका सतह है वो चिकनी हो जाती है और उसका क्या हो जाता है, इरोजन होता है, और आपकी जो भेड़ लाइक स्ट्रक्चर है या रोश मुटोने है वो बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो लो प्रेशर जोन कैविटी, यहाँ पे जो आपकी ये इरोजन वाली और जो एक्टिविटी है वो कम होती है, जबकि ये हाई प्रेशर जोन कैविटी है, यहाँ पे आपका जो रॉक स्ट्रक्चर है, डेब्रीज है वो ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे एब्रेशन हो रहा है, एब्रेशन मतलब जब आपका हिमनद में जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल, और आपके रॉक के ऊपर जो पार्टिकल है वे आपस में घिसड़ कर चलते हैं और इनका इरोजन होता है, उसको बोला जाता है आपका एब्रेशन। और इस वाली ढाल का कैसा होता है, इस वाली ढाल का इरोजन ज्यादा और ये बहुत स्टीप होती है, जबकि ये आपकी क्या होती है, जेंटल होती है, ठीक है। याद रखना रोश मुटोने में जिस तरफ से चढ़ेगा, अगर इस तरफ से आपका कहीं इस तरफ से चढ़ रहा है तो आपका जो क्या होगा, जिस तरफ से चढ़ रहा है वो स्लोप कैसा होगा, हल्का होगा, लेकिन जहां उतर रहा है वो कैसा होगा, स्लोप स्टीप स्लोप होगा, वहां पे इरोजन ज्यादा होगा। जैसे इसमें आपको देखो क्या दिख रहा है, ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन यानी कि यहाँ पे आपका जो ढाल है वो कैसा है, यहाँ पे आपका ढाल कम है, लेकिन यहाँ पे आपका ढाल ज्यादा, और यहाँ पे आपका जो इरोजन है वो ज्यादा, और यहाँ पे इरोजन आपका कम है, ठीक है। तो ये होता है आपका रोश मुटोने। अब जल्दी से मेरे को बताओ कि बेटे आपको ये क्लियर हो गया है कि रोश मुटोने क्या होता है। जल्दी से बताओ बेटे कि ये जो आपको मैंने आपको रोश मुटोने और क्रैग एंड टेल समझाया, ये आपको क्लियर है, उसके बाद फिर हम ग्लेशियल ग्रूव्स पे चलते हैं।
आगे देखते हैं हमारा क्या है, ये है ग्लेशियल ग्रूव्स। ग्लेशियल ग्रूव्स यानी कि आपका हिमनदी खांचे। हिमनदी खांचे क्या होते हैं, जब आपके छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, ये जब आपकी प्लकिंग एक्टिविटी होती है ना, यानी कि उत्पाटन की प्रक्रिया, तो उसकी वजह से छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसको बोला जाता है हिमनदी खांचे। और इनकी लंबाई 12 किलोमीटर, चौड़ाई 100 मीटर और गहराई 30 मीटर तक हो सकती है। ये होता है आपका हिमनदी खांचे या ग्लेशियल ग्रूव्स। एक डिप्रेशन का मतलब है गर्त होते हैं। अब सेकंड है आपका फियोर्ड क्या होते हैं, ठीक है। जो आपकी फियोर्ड होते हैं ना, ये आपकी जो ग्लेशियर है ना, जैसे ये आपका माउंटेन है, माउंटेन से जब ग्लेशियर नीचे उतरते हैं ऐसे, तो ये ग्लेशियर क्या होते हैं, जब ग्लेशियर का पानी नीचे उतरता है तो टेम्परेचर कम होने के कारण पानी पिघलने से जो आपकी ये घाटी है क्या हो जाती है, सबमर्ज, यानी कि पानी से भर जाती है। और इसी को बोला जाता है आपका फियोर्ड वैली, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, फियोर्ड, ठीक है। और ये कैसा होता है, फ्योर्ड ग्लेशियल ट्रफ्स क्या है, हमारे जो ग्लेशियल ट्रफ्स है यानी कि गर्त है एक तरीके से, ये भी डिप्रेशन है, गड्ढे हैं, जो कि विच हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द सी, जो कि सी के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं, ठीक है। और ये यू शेप वैली होती है, जो कैसी होती है, पानी से भरी होती है, ठीक है। ये देख लो, फियोर्ड हिमनदी गर्त है, एक डिप्रेशन है जिन पर समुद्र ने कब्जा कर लिया है। वास्तव में फियोर्ड जो है समुद्र की भुजाएं हैं जिन्होंने यू आकार की हिमच्छादित घाटियों पर कब्जा कर लिया है। आपका मैंने बताया था ना शुरुआत में, ये यू शेप वैली बनाता है आपका हिमनद, तो इन पर आपके सी ने कब्जा कर लिया और यही फियोर्ड है, कर लिया, जो तटीय पहाड़ों से उतरने वाले घाटी के ग्लेशियरों द्वारा घर्षण और टूटने के तंत्र के माध्यम से समुद्र तल से नीचे खोदी गई थी। तो ये होते हैं आपके फ्योर्ड्स। अब पहले अगर डायग्राम है तो डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये आपका यहाँ से ये नीचे उतरता है, ये पानी नीचे उतरता है, ये सबमर्ज्ड हो जाता है, फिर ये वैली, इसको बोला गया है आपका फ्योर्ड्स, और कुछ भी नहीं है फ्योर्ड में, ठीक है। जो मोस्टली आपके जो फियोर्ड हैं वो कब बनते हैं, जब आपका ग्लेशिएशन होता है। मोस्टली आपके जो फियोर्ड बने हुए ना, वे कब बने हुए हैं, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, most of fjords have developed during the period of intense glaciation। ग्लेशिएशन का मतलब क्या है, जब आपका क्या हुआ था, हिमानीकरण, यानी कि आपकी स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, आपका कोस्टल प्लेटू पे, माउंटेन पे, जैसे नॉर्वे, यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखे कि यहाँ पे फ्योर्ड का जब ओरिजिन है वो कैसे हुआ, ठीक है। अब आपका है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। आपका जो ग्लेशियर है वो कैसे जो है ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे डिपोजिशन करता है, ठीक है। तो देखो, जो आपके हिमनदी चट्टान के टुकड़े लेके जाती है, छोटे छोटे टुकड़े लेके जाती है, द रॉक डेब्रीज कैरिड बाय, यानी कि चट्टान के छोटे छोटे पत्थर टुकड़े जो ग्लेशियर एक साथ अपने साथ लेके जाता है, उसको बोला जाता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसे बोला जाता है, आपकी रॉक की डेब्रीज और जो ग्लेशियर कलेक्टिवली एक साथ जाता है, एक साथ होता है, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की जगह हम जो है मोरेन भी यूज कर सकते हैं। मोरेन का मतलब क्या होता है, आपका जिसमें पानी, यानी कि थोड़ा बहुत पानी, बर्फ के टुकड़े और रॉक के टुकड़े होते हैं और वो इकट्ठे होके एक प्लेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट को मोरेन भी कह सकते हैं, और मोरेन को हिंदी में हिमोड कहते हैं। और जो मोरेन है, मोरेन आपके क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, आपके मोरेन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और जो आपका ये जो मोरेन है, इसके 3 टाइप है, सॉरी जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट आपके, ड्रिफ्ट में आपकी 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें टिल है,
आइस कॉन्टेक्ट स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट है और आउट वॉश है। हिंदी में देख लो, ग्लेशियरों का परिवहन और निक्षेपण कार्य। सबसे पहले आपको बताया गया है कि हिमनद बहाव यानी कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ग्लेशियरों द्वारा लाए गए चट्टानी मलबे को सामूहिक रूप से हिमनद बहाव कहा जाता है, और कभी कभी मोरेन शब्द का उपयोग ग्लेशियरों द्वारा परिवहन किए गए मलबे के लिए और हिमनदों के मलबे के जमाव से बनी भू आकृतियों के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो भी लैंड फॉर्म आपके, चाहे ये है आपका कटक है यानी कि अरेत है, इन सब के लिए मतलब कि जहां पे आपका ग्लेशियर मलबे को ला के डिपोजिट करता है और उसकी वजह से कुछ आपकी आकृतियां बनती है, उसके लिए हम हिमोड या क्या यूज कर सकते हैं, मोरेन भी यूज कर सकते हैं। और वास्तव में मोरेन क्या एक सामूहिक यानी कि कलेक्टिव वर्ड है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम जो आपका ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए डिपोजिशन से लैंड फॉर्म, डिपोजिशन से बने लैंड फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं मोरेन वर्ड। अब ये जो आपका ड्रिफ्ट है ना, हिमनद बहाव, इसमें तीन चीजें इंक्लूड है, टिल, दूसरा है बर्फ संपर्क तृतीयकृत बहाव, और आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, सॉरी, टर्मिनल मोरेन बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो जो आपका टिल है, टिल में क्या होता है आपका, ये हिंदी में देख लो, जो आपका मतलब टिल को हम जो आपके छोटे छोटे बोल्डर यानी कि पत्थर, क्ले, ये सारा जो चीज होता है ना, उसको हम टिल बोलते हैं। टिल आपका अव्यवस्थित और असंगठित क्या होता है, सेडिमेंट होता है। छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है ना, मिट्टी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको हम इंक्लूड करते हैं टिल में। ठीक है, आउटवॉश प्लेन अभी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये आपको मोरेन दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, और ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, और देखो ये आपका क्या है, टर्मिनल मोरेन। बताया था ना मैंने पहले वाली क्लास में, टर्मिनल मोरेन क्या होता है। टर्मिनल मोरेन होता है जहां पे आपका जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े पत्थर और ये क्या है, ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है आपका, जैसे कोई गड्ढा बन जाता है, उसमें आपका पानी इकट्ठा होता रहता है, और अगर आपका टर्मिनल मोरेन ये टूट जाता है तो ये पानी और पत्थर आगे क्या है, आगे फैल के बिछ जाते हैं, और उसको बोला जाता है आपका आउटवॉश प्लेन। ठीक है, ये देखो, ये आपका यही दिखा रखा है, ये क्या है आपका, ये मोरेन के टाइप दे रखे हैं आपको, मोरेन, लेटरल मोरेन, मेडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। ठीक है, और क्या है आपका, आपके लेटरल मोरेन। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मोरेन तो पता दिया ना मैंने क्या होता है। मोरेन वो मलबा होता है, वो सेडिमेंट होता है जो आपका हिमनद द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो अब आपका जो मोरेन है, सबसे पहला है आपका ग्राउंड मोरेन। देखो, ग्राउंड मोरेन कौन सा होता है, जो आपका ये हिमनद है ना, आप तली में बिछा देता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख लो, ये आपका है, तो तली में बिल्कुल जो आपका कोई नदी है, नदी की बिल्कुल घाटी में जो मलबा बिछा दिया जाता है, उसको बोला जाता है आपका ग्राउंड मोरेन। उसके बाद आपका मेडियल मोरेन, या इसको मिडल मोरेन भी बोलते हैं। मिडल मोरेन कौन सा होता है, जो आपका मोरेन के ये मिड पार्ट में यहाँ पे और यहाँ पे बिछा दिया जाता है, उसको बोला जाता है मिड मोरेन, यानी कि जो बीच में हो जाता है सरफेस के। लेटरल मोरेन कौन सा होता है, जो आपके किनारों पर बिछा दिया जाता है, किनारों पर इकट्ठा हो जाता है जो मोरेन, उसको बोला जाता है लेटरल मोरेन। यहाँ पे आपको लेटरल मोरेन दिख रहा होगा, देखो ये किनारों पर, ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये किनारों में जो डिपोजिटेड है, इसको बोला जाता है लेटरल मोरेन, और ये बीच में है, इसको बोला जाता है आपका मिड मोरेन।
और अब ये है आपका एंड और टर्मिनल मोरेन। एंड और टर्मिनल मोरेन देखो, ये यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे बिछ जाता है, इसको बोला जाता है आपका टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन। और जब ये आपका टर्मिनल मोरेन से थोड़ा बहुत पानी और थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर आगे जाके फैल जाते हैं और बिछ जाते हैं, तो आपका क्या बनता है, ये आउटवॉश प्लेन। ठीक है, ये देखो आपका मोरेन क्या होता है, मोरेन आर रिज लाइक डिपोजिशनल फीचर, यानी कि कटक की तरह क्या बनती हैं, कटिक की तरह ये एक डिपोजिशनल फीचर होते हैं। इनमें बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, इनकी हाइट 30 मीटर से भी ज्यादा होती है। यानी कि मोरान हिम नदी टीलों की कटक जैसी क्या होती है, निक्षेपण विशेषताएं होती हैं, और इनकी लंबाई 30 मीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, मोरेन जनरली डिवाइड होते हैं 4 मेन कैटेगरी में। ठीक है, सबसे पहला है एंड और टर्मिनल एंड रिसेशनल मोरेन, सेकंड है लेटरल मोरेन, थर्ड है मीडियल मोरेन, और फोर्थ आपका ग्राउंड मोरेन। ये चारों मैंने आपको बताए। आपके ग्राउंड मोरेन कौन से, जो तली में बिछ जाता है मलबा, उसको बोला जाता है ग्राउंड मोरेन। जो बीच में बिछ जाता है, बीच में होता है, जम जाता है, उसको बोला जाता है आपका मीडियल मोरेन। जो यहाँ किनारों पे जम जाता है, इसको बोला जाता है लेटरल मोरेन। और जो आपका ये एंड में बिछता है, ये लास्ट जो सीमा होती है, इसको बोला जाता है एंड और टर्मिनल या रिसेशनल मोरेन। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए, आपको समझ में आ गए। ठीक है, हिमनदी निक्षेपों के ये 4 टाइप है, एंड या टर्मिनल मोरेन, पार्श्व मोरेन, और आपका मेडियल मोरेन, और आपका जमीनी मोरेन यानी कि सतही मोरेन। अब आपके हैं ड्रमलीन। देखो, ड्रमलीन को आप ना बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये कब बनते हैं, ये बनते हैं जब आपका जो मोरेन है, मोरेन का जो डिपोजिशन है ना, ऐसे अंडों के जैसे होता है। आधे अंडे देखते हैं ना ऐसे, ये ऐसे एक साथ ही क्या बन जाती है, बहुत सारी जम जाती है, इसको बोला जाता है आपका ड्रमलिन। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये मोरेन का, जब ये थोड़ा सा क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, आपके ड्रमलिन। ये आपको उल्टी नाव के जैसे जो आपको आकृति दिख रही है, इसको बोला जाता है ड्रमलिन, यानी कि उल्टे अंडे जैसे। गुड इवनिंग अजय। उल्टे अंडे जैसी जो आकृति बन जाती है ना, उसको बोला जाता है आपका ड्रमलिन। दिख रहा है ना आपको ये आकृति कैसे बनते हैं, इसको क्या बोला जाता है, आपका ड्रमलिन। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, आपका जो ये मोरेन है ना, मोरेन क्या है, आपका मलबा। वो कौन सा मलबा, जो आपका हिम नदी अपने साथ बहा कर लेके आती है। तो जब वो मलबा अंडों के आधे अंडे जैसी आकृति में, या फिर कह सकते हैं उल्टी नौका की आकृति में जब बिछ जाता, तो उसको बोला जाता है ड्रमलिन। और ड्रमलिन एक डिपोजिशनल फीचर है, जो किसके द्वारा मनाया जाता है, आपके ग्लेशियर के द्वारा। आपका इन्वर्टेड बोट या सूप जैसा, स्पून जैसा जो आकृति होती है। वास्तव में ड्रमलिन अंडाकार पहाड़ियां हैं, जो ऊपर के ग्लेशियर के सिरे पर कूद होती है, और एक लंबी डाउन ग्लेशियर पूछ के साथ। ठीक है, ये क्या है, ये क्लस्टर, यानी कि एक साथ बहुत सारी बन जाती है, क्लस्टर्ड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और इसलिए ऐसी आकृति को अंडे स्लाकृति की टोकरी बोला जाता है। और ये उल्टी नाव या चम्मच की तरह दिखती हैं, ये आकृति, इन्हें बोला जाता है आपका ड्रमलिन। ठीक है, ये देखो, ये आपका यहाँ पे भी मैंने दिख रखा है, ये क्या बन गए, ये इतने बड़े बड़े उल्ट अंडे जैसे या चम्मच जैसे, आपके चम्मच की शेप देखिए ना, वैसे बन जाते हैं ये। अब नेक्स्ट है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट। अब यहाँ तक जो रोल था ना, वो सिर्फ था आपका ग्लेशियर का, यानी कि बर्फ का। अब आगे यहाँ पे जो रोल है, वो आपके ग्लेशियर का भी और पानी का भी है। यानी कि आपका हिम, यानी कि बर्फ और
पानी, दोनों के संयुक्त रूप की वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है हिम नदी ग्लेशियर या हिम नदी भू आकृतियां, और इंग्लिश में बोला जाता है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स एंड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अब आपका सबसे पहले एक लाइन लिख रखी है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड एब्लेशन। आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया को एब्लेशन कहते हैं। लिख लो, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एब्लेशन बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट आफ्टर एब्लेशन ऑफ अ ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसको बोला जाता है आपका ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट, या फिर उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में देख लो कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद तलछट के जमाव को हिमनद फ्लूवियल जमाव कहा जाता है, और इस तरह के जमाव से उत्पन्न होने वाले भू आकृतियों को ग्लेशियो फ्लूवियल भू आकृतियां कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है द फैंस स्प्रेड आउट एंड कोएलेंस इनटू प्लेन्स आर कॉल्ड आउटवॉश प्लेन। अब आउटवॉश प्लेन क्या है, जब आपका ये जो मलबा है ये स्प्रेड हो जाता है और पानी भी निकल जाता है और मलबा और पानी मिक्स होके फैलता है, उसको बोला जाता है आउटवॉश प्लेन। और आपके जो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं इनके नाम अलग से याद रखना, एस्कर, केम, केम टेरेस, कैटल, कैटल होल, आउटवॉश प्लेन। आपसे एग्जाम में क्या दे दिया जा सकता है, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा, चार आपको लैंडफॉर्म दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है। और ये क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आया हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन लैंडफॉर्म से आया हुआ है। बेशक से आज ही वो ऐप ओपन करके देखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हैं आपके एस्कर। एस्कर क्या होती हैं, ये कहाँ पे समझोगे, पहले पढ़ने से पहले जितने भी मैंने नाम बताए ना उनको इस डायग्राम में देख लो। एक मिनट, अब देखो ये एस्कर दिख रहा है, ये लंबी सी ये ब्लैक लाइन, एस्कर क्या होती है, आपकी लंबी और आपकी लंबी और भीड़ी सी संकरी सी रिज होती है, कटक होती है। यानी कि जब आपका मलबा एक लीनियर सी जो बहुत भीड़ी सी अवस्था में, बहुत संकरी सी अवस्था में जब डिपॉजिट हो जाता है उसको बोला जाता है एस्कर। ठीक है, और ये जो एस्कर है ना, एस्कर कहाँ मिलते हैं, जो आपका मिडल पार्ट होता है ना मोरेन का, वहां पे मिलते हैं, और इनकी हाइट और इनकी विड्थ में डिफरेंस मिलता है। और ये कैसे बनते हैं, जैसे एक एस्कर तो आपको दिख गया, ये बन गया एक एस्कर, फिर इसके यहाँ पे इसके पैरेलल ही बन जाएगा, एक दूसरे के समान इक्वल पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा केम, ये आपको दिख रहा है केम। केम क्या होती है, छोटी छोटी हिल होती है, इरेगुलर हिल होती है। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, डिपोजिशन से बनते हैं, ग्लेशियर और वाटर के डिपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बनते हैं, जो आपकी आइस शीट होती है ना, आइस शीट मैंने बताई थी, आइस शीट क्या होती है, आपका वो हजारों किलोमीटर एरिया पे बर्फ जम के स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाती है, बड़ी बड़ी बर्फ की जो चादरें होती हैं उन्हें बोला जाता है आइस शीट। और बर्फ
की चादर के किनारे पे आपकी ये केम बनती है। ये आपकी इतनी बड़ी बर्फ की चादर है, इसके देखो किनारे पे आपकी ये केम बनी हुई है, ठीक है। और ये जो केम है ना, ये कोन शेप में और डेल्टा शेप में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका केम टेरेस। केम टेरेस क्या होता है, जब ये केम ही आपके ऐसे टेरेस के रूप में, सीढ़ी के रूप में मिले ना, तो उसको बोला जाता है आपका केम टेरेस, ठीक है। उसके बाद अब एक आपको दिख रहा होगा केटल। केटल क्या होती हैं, ये आपके गड्ढे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं जो पानी से और हिमनदी दोनों की वजह से बनते हैं, ठीक है। ये आपका जब बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में पिघल जाती है ना, तो उसकी वजह से ये क्या है, ये केटल बनते हैं। और जब इस केटल में ही कुछ छोटी छोटी हिल दिखाई देती है ना, तो उसको आप हमोक्स कहते हैं। अब लास्ट में एक दिख रहा होगा आपको, ये आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन कैसा होता है, ये यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल मोरेन वाला एरिया है, और टर्मिनल मोरेन के बाद आपका ये आउटवॉश प्लेन बनता है, ठीक है। और इस आउटवॉश प्लेन को हम सेंडार, संडार यानी कि SANDAR भी कहते हैं। और इसमें कई छोटे छोटे आपके देखो चैनल्स बने होते हैं, और ये जो कई छोटे छोटे आपके चैनल्स बन जाते हैं, इनको हम ब्रेड्स कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल मोरेन के एज पर या फ्रंट पर होता है, ये होता है आपका आउटवॉश प्लेन। अब इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो एस्कर क्या होती है, एस्कर रेत और बजरी की लंबी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी चोटियां हैं जो जमीनी मोरेन के बीच में स्थित है। एस्कर की जो भुजाएं हैं वो ऐसे खड़ी होती है, यानी कि ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी क्या है, छोटी छोटी चोटी होती है, इनकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, और ये संकरी होती है, चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इनकी ऊंचाई और चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर या कुछ 10 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। ये होता है आपका एस्कर। यहाँ पे देखो आपका एस्कर क्या होता है, एस्कर होता है, ये देखो, ये आपका छोटी छोटी आपको दिख रही है ना ऐसे, ये आपकी भीड़ी और संकरी सी आपको ये जो शेप दिख रही है, होता है आपका एस्कर। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर उस डायग्राम में क्लियर नहीं हुआ तो ये देखो, ये रहा आपका एस्कर। लंबी और जो संकरी आपकी खाइया होती है, इनको बोला जाता है एस्कर। और आपकी केम क्या होती है, आपकी छोटी छोटी, ये देखो केम लिख रखा, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है उसको बोला जाता है आपका केम, दिख रहा है ना। और केम टेरिस क्या होता है, केम टेरिस मैंने बताया था, केम टेरिस होता है आपके गड्ढे, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनको बोला जाता है केम टेरिस, ठीक है। और कैटल क्या होते हैं, ये देखो आपको कैटल भी, कैटल क्या होते हैं, आपके गड्ढे होते हैं, बहुत गहरे डिप्रेशन होते हैं। देखो केम टेरिस क्या होता है, जब आपका ये केम ही सीढ़ी की आकृति में जमा हो जाता है ना, तो उसको बोला जाता है केम टेरिस। और कैटल क्या होता है, कैटल होता है गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है। आपके डिप्रेशन होते हैं, गहरे गड्ढे, तो उनमें पानी भर जाता है, ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है कैटल, ठीक है। और जब इस कैटल में ही आपको छोटी छोटी पहाड़ियां दिखे, तो आपको क्या मिलेगा, आप इस कैटल में छोटी छोटी पहाड़ियां दिखे, तो इसको, इससे आपकी क्या बनेंगे, आपकी हमोक्स। अजय इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये आपके कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, इनका सीक्वेंस नहीं होता। जैसे आपका देखो यहाँ पे एस्कर है, एस्कर के साथ साथ आपका केम मिल रहा है, केम के कहीं पे भी आपके कैटल भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। ये आपका इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, आपका डिपोजिशन कैसे हो रहा है, किस शेप में हो रहा है। तो आपका एस्कर हो गया, केम हो गया, केम टेरिस। कैटल क्या होती है, आपके गहरे गड्ढे होते हैं, और ये जब इन गड्ढों में छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनको हमोक्स बोला जाता है।
और लास्ट में आपको ये दिख रहा होगा आपका टर्मिनल मोरेन। इस टर्मिनल मोरेन क्या किया, आपको एक मैदान दिख रहा है। इस मैदान में क्या होता है, आपका जो पानी है और जो बर्फ है और छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, वे इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ फैल जाते हैं। उसको बोला जाता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन में छोटी छोटी क्या होती है, चैनल होते हैं, ये नदी सी जैसे होते हैं आउटवॉश प्लेन में। ठीक है। केम देखो, केम क्या होती है, आपकी इरेगुलर हिल होती है। हिंदी में देख लो, केम छोटी पहाड़ियां, रेत और बजरी के अनियमित टीले हैं जो बर्फ की चादरों के किनारे पर पिघले पानी द्वारा जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपके केम। बस इतना याद रखना, जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो याद रख लेना। उसके बाद कैटल बताया आपको क्या होता है। कैटल आपके डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि कैटल बारी मैदानों में अवसाद है, डिप्रेशन है, ठीक है, गड्ढे हैं। और कैटल का निर्माण बर्फ के बड़े खंडों के पिघलने से होता है। ठीक है, जैसे आपकी ये केटली होती है ना, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, केटली होती है ना, तो इसी शेप में इसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। इसमें छोटी छोटी, जब इस केटल में ही छोटी छोटी हिल मिल जाए ना, उसको बोला जाता है हमोक्स। कई टीले होते हैं, पहाड़ी सी होती हैं छोटे छोटे, उनको हमोक्स बोला जाता है। अब लास्ट में है आपका आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन को संडार भी बोलते हैं। और आउटवॉश प्लेन कैसे बनता है, एबलेशन यानी कि स्नो के, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आपका आउटवॉश प्लेन बनता है। और इस आउटवॉश प्लेन में फिर सारा जो मोरेन है वो फैल जाता है, उसको बोला जाता है आपका आउटवॉश प्लेन। ठीक है, बाहरी मैदान। ग्लेशियर के एबलेशन पर पिघलने के कारण पिघला हुआ पानी टर्मिनल मोरेन के माध्यम से उतरता है और चादर के पानी की तरह फैलता है। और यह फैला हुआ पानी टर्मिनल मोराइन को नष्ट कर देता है और टर्मिनल मोरेन के सामने नष्ट हुए तलछट को जमा कर देता है। और इस प्रकार आपका एक मैदान बनता है जिसे आउटवॉश मैदान बोला जाता है। अब आपका ये लास्ट है ग्लेशियल जियोमॉर्फिक साइकिल। आपसे एग्जाम में आ जाए कि आपकी ग्लेशियल की, हिमा नदी की आपकी साइकिल के बारे में किसने अपनी विचारधारा दी, तो वो थी आपके विलियम मॉरिस डेविस ने 1900 में। और 1906 में इन्होंने अपनी इस विचारधारा को रिवाइज किया था। और इनकी जो ये ग्लेशियल साइकिल थी, ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के ऊपर ही बेस्ड थी। ठीक है, हिमनद भू आकृतिक चक्र किसने दिया, आपके डेविस के द्वारा 1900 में। और 1906 में डेविस ने इसको सामान्य चक्र क्या किया, इसको रिवाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ग्लेशियल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब बताओ, कोई भी डाउट ग्लेशियर में? बताओ बेटे, कोई भी डाउट? फिर आगे हम कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करें, थोड़ा सा कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू कर देंगे और फिर कल आपका यूनिट 2 भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि समुद्र भू आकृति। समुद्र भू आकृति कौन सी होती है, वो भू आकृति जो आपकी, जो समुद्र की लहरें हैं उनकी वजह से जो आकृति बनती है उसको बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन पर, अजय जो मैंने ऐप बताई थी ना उसको आज खोल के देखना जियोमॉर्फोलॉजी को, और उसमें क्वेश्चन देखना, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी से।
जो ये ग्लेशियो फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी है ना, उनसे ये क्वेश्चन है कि आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे इनमें से, और इनमें से बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल का टाइप है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है, ये पूछा जाता है। आपको 3 तो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म दे देंगे और आपका एक ग्लेशियल के द्वारा दे देंगे, तो आपको फिर वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि खाली ग्लेशियर कौन से आपके लैंडफॉर्म बनाता है और आपका पानी और ग्लेशियर मिलके कौन से लैंडफॉर्म बनाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप अब अभी 1 मिनट रुको, पहले मैं आपको एक चीज दिखाई देती हूँ। इस पर अगर हम गूगल खोलती हूँ मैं आपके लिए और सर्च करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो आपका फियोर्ड पर क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रोन्ड ग्लेशिएटेड वैली इन हाई लैटिट्यूड, इनको क्या बोला जाता है? तो ड्रोन्ड ग्लेशिएटेड वैली हाई लैटिट्यूड में उनको बोला जाता है आपका फियोर्ड। अब आंसर चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में ही आया हुआ है। आंसर क्या है? आंसर यही है आपका कि आपके जो उच्च अक्षांश है ना, उनमें जो आपकी ऐसी वैली जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनी है, ड्रोन का मतलब है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो आपकी वैली बनती है हाई लैटिट्यूड में, उनको क्या बोला जाता है? उनको फियोर्ड बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका, ये देखो ये क्वेश्चन और आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड विद माउंटेन ग्लेशिएशन, इनमें से कौन सा फीचर माउंटेन के ग्लेशिएशन से रिलेटेड है? चूज द करेक्ट आंसर। ये दिसंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में, रिलेटेड विद माउंटेन ग्लेशिएशन। आपका सर्क, टार्न, अरेट, फ्योर्ड। माउंटेन ग्लेशिएशन का मतलब है कि माउंटेन में बर्फ के पिघलने की वजह से इनमें से कौन सी दो आकृति बनती है? तो देखो सर्क तो बनती नहीं, सर्क तो आपके कैसी है? सर्क तो आपका एक कुर्सी जैसी शेप होती है, वो पिघलने से नहीं बनती। आपके अरेत कैसे होते हैं? आपकी नुकीली जो शेप बनती है वो होती है अरेत। आपके जो पानी के पिघलने की वजह से बनते हैं, एक तो बनती है ये टार्न और एक बनते हैं आपके फ्योर्ड। ठीक है, तो ये आंसर आपके करेक्ट है, टार्न और फ्योर्ड। और इनमें से ऑप्शन देखो, इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। और आप इस क्वेश्चन को कैसे कट कर सकते हो? फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है तो उसको कट कर दो, सेकंड है तो सेकंड पे रुक जाओ कि भाई सेकंड हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, तो इनमें आपका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके। और क्वेश्चन देखो, देखो एस्कर बताया मैंने, अभी अभी बताया ना एस्कर, दे रखा है एस्कर आर द फीचर्स फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ विंड। तो अब मेरे को क्या बताओ, ये असर्शन यहीं पे गलत हो गया। आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो एस्कर है वो क्या विंड की डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप यही रोंग कर दोगे कि आपका असर्शन रोंग है। एस्कर आपके ग्लेशियर और पानी के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं।
और आपका रीजन दे रखा है एस्कर आर द आउटकम ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियर डिपोजिशन। तो ये बिल्कुल ठीक है। आपका फ्लूवियो मतलब पानी और ग्लेशियर का मतलब है ग्लेशियर हिमनद, इनके डिपोजिशन की वजह से बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि आपका ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ये होगा। और आप आंसर चेक करोगे तो आपको आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे भी देखो, इनमें से देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर, इनमें से कौन सा एक ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका केम, ऑप्शन बी है हॉर्न, ऑप्शन सी है आपका एस्कर और ऑप्शन डी है आपका ड्रमलिन। ये देखो, ये आपको दे रखी हैं। अब इन चारों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा लैंड फॉर्म है जो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से नहीं। मैं ये कौन से ऐप पर देख रही हूँ, मैं ऐप पर नहीं देख रही यशवंत, मैंने डायरेक्ट गूगल पर लिखा है कि ग्लेशियो फ्लूवियल यानी कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आए हैं। तो वो सारे आपको एक आ गए हैं, ये देखो ये लिस्ट आ गई आपके सामने कि ये सारे क्वेश्चन आए हैं ग्लेशियो फ्लूवियल या ग्लेशियल से रिलेटेड। तो जब आपने आज ये टॉपिक पढ़ा और गूगल पे लिखोगे कि मान लो आपने ये ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी का ही पढ़ा, तो लिख दो गूगल पे ग्लेशियो फ्लूवियल रिलेटेड क्वेश्चन इन यूजीसी नेट एग्जाम। तो जितने भी होंगे आप वो खोल कर देख लेना, क्लिक करके आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे और आप वो सोल्व करोगे ना तो आपकी वहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये चार जो आपको दिखाए हैं केम, हॉर्न, एस्कर, ड्रमलिन, इनमें से कौन सा आपका एक ग्लेशियो फ्लूवियल का टाइप नहीं है जो अभी अभी मैंने आपको करवाया है, बताओ। बताओ बेटे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यशवंत, अजय, सविता, रुचि, जो भी है क्लास में आंसर दो। अभी तो हमने पढ़ा ना, ये इतना इजी टॉपिक है। बी हॉर्न, यशवंत बिल्कुल ठीक है। यशवंत आपका आंसर हॉर्न ही है, क्योंकि हॉर्न आपका ग्लेशियल के इरोजन द्वारा बनता है, ग्लेशियो फ्लूवियल द्वारा नहीं बनता। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको आगे क्वेश्चन देखने हैं तो ये पेज 2 पे चलो फिर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 6 आपका क्या दे रखा है। क्वेश्चन 6 दे रखा है कि पैटरनोस्टर लेक आर फीचर ऑफ। अब देखो ये आपका ना मैंने ग्लेशियर में नहीं बताया है, लेकिन आपका जो पैटरनोस्टर लेक है वो कौन सी लेक है, ये इसको आप लिख लो बेटे, नोट्स में ऐड कर लेना। पैटरनोस्टर लेक वो लेक है जो आपके ग्लेशियर के पानी के पिघलने की वजह से बनती है, उनको बोला जाता है पैटरनोस्टर लेक। ठीक है, और आपकी पैटरनोस्टर लेक किसका फीचर है, ग्लेशियल का। ये एक दे रखा आपको पिडमोंट, डेजर्ट, लावा प्लेन, ग्लेशियल। तो ग्लेशियल ट्रफ का आपका ये एग्जांपल है पैटरनोस्टर लेक। ठीक है, आपका क्वेश्चन 7 फिर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज टिपिकल टू ग्लेशियल इरोजन। आप चलो मुझे ये बताओ, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इनमें से कौन सा एक प्रोसेस आपका ग्लेशियल इरोजन से रिलेटेड है। मैंने ऐसे ही आपका एक प्रोसेस बताया था कि विंड में भी एक प्रोसेस है जो और किसी एजेंट में यूज नहीं होता, ना रिवर उसको यूज करती है, ना ग्लेशियर, ना सी कोस्टल वेव। ऐसे ही ग्लेशियल का भी एक इरोजन का टाइप है जो सिर्फ ग्लेशियर करता है। वेरी गुड यशवंत, डीप प्लकिंग, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नू नाटक। नू नाटक क्या होते हैं? ये आपका जम्मू कश्मीर के प्रीलिम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नू नाटक क्या होते हैं? द रॉक पीक सराउंडेड बाय आइस, द आइस पीक इन द ग्लेशियर रीजन, द हायर पॉइंट इन अ ग्लेशियर, क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा। तो आप बताओ क्या है? ये भी बताया था मैंने आपको। आइस पीक नहीं होती है, ये माउंटेन पीक होता है। बिल्कुल ठीक यशवंत, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द फ्लूवियो ग्लेशियर डिपॉजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपका 2013 में क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में। बताओ इनमें से कौन सा आपका फ्लूवियो ग्लेशियर डिपॉजिट नहीं है? ऑप्शन ए आउटवॉश प्लेन, ऑप्शन बी पेनी प्लेन, ऑप्शन सी फ्लड प्लेन, ऑप्शन डी पेन प्लेन। इनमें से कौन सा आपका फ्लूवियो ग्लेशियल का टाइप है? वेरी गुड यशवंत, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखो, which one of this glacial feature is believed to have formed in the bed of a subglacial stream? कौन सा एक ग्लेशियल फीचर है जो आपके सब ग्लेशियल स्ट्रीम में बनेगा? एस्कर, ड्रमलीन, केम, मोरेन। एन एस्कर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर एक बार चेक करते हैं। ये आंसर कहाँ पे? ड्रमलीन। अच्छा, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो 750 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमें आंसर नहीं दिख पाएगा बेटे। बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एस्कर नहीं लग रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एस्कर नहीं लग रहा है। हाँ जी, 700 रुपीज देने पड़ेंगे। किसी को नहीं देने। ये जो मैंने साइट खोल रखी ना, इसमें अगर हमें आंसर देखने हैं ना, तो उसको आंसर देखने के लिए 700 रुपए देने पड़ेंगे। बट आपको कोई नीड नहीं है। आपको मैंने वो ऐप बता रखे है ना, उसमें यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत है, ठीक है? यहाँ से मैंने आपके प्रैक्टिस करवा दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए है ना। अब बताओ, आपको क्लियर हुआ? कुछ टॉपिक क्लियर हो गया होगा ना? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेट में आपके। इससे ज्यादा जो क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। कितना इजी असर्शन। हाँ जी, जियो फ्रेंड, उसी में सारे हैं आपके। आज उसको ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा। अब बताओ, आपको आज हमने ये क्वेश्चन किया और फिर लास्ट में इसके क्वेश्चन भी लगाए। पहले टॉपिक पढ़ा। हाँ जी, जियो फ्रेंड है यशवंत, बिल्कुल। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा हुई होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, है ना? जब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना, तो क्लास में याद हो जाता है। हम लास्ट के 10 मिनट में यही कर लिया करेंगे। पीवाईक्यू क्लास नहीं हो पाती ना, तो क्वेश्चन सोल्व मैं आपके लास्ट के जो 5 मिनट है ना, लास्ट के 5 मिनट में करा दूंगी, मस्त एकदम। यशवंत को बहुत अच्छा लगा। अजय, क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट में, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपके समझने का तरीका, और वहां पे जो आपका इतना ज्यादा टेंशन होती है, उस टेंशन को हैंडल करके आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हो 3 घंटे में, बस आपका वो कैलिबर चेक किया जाएगा, ठीक है?
तो हमारा ग्लेशियर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसकी तो मैंने रिवीजन भी करा दिया। कल ऐसे ही कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की भी रिवीजन करा दूंगी। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी से आपके ज्यादा क्वेश्चन इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से ना आके, वो जो आपका जॉनसन ने क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा है ना, शोर लाइन को डिवाइड कर रखा है, वहां से आए हैं। वो भी प्रैक्टिस करेंगे कल, कल आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओ ठीक है यशविनी, अश्विनी, यशवंत, अजय। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल। कल फिर आपकी 6 बजे क्लास है। ओके बेटे, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।